वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। और वेक्टर्स में आप देखें कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करिएगा कि साथ साथ काम करें। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो विल डिफाइन इट विद डेफिनेशन। वेक्टर इज बेसिकली अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जनरली हम बात करते हैं, मैं वो वाली एग्जांपल्स लेता हूँ कि जिसमें डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं वो वर्ड सुन रहे होते हैं। स्पीड की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि गाड़ी जो है ना इतनी स्पीड से जा रही है। अगर हम उसे प्रॉपर मैथमेटिक्स या फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें ना, तो हमें वेलोसिटी का वर्ड भी यूज़ करना चाहिए। स्पीड जो है ना, वो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना, जो सुई है, जो डिजिट्स हैं, वो स्पीड शो करते हैं 100 km/h, दैट इज़ द स्पीड। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, तो आप ज़ाहिर है किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यूल कॉल इट अ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी आ जाएगी, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, वो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। किसी भी चीज़ में जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगा ना, उसको हम बोलते होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि एग्जांपल में हम बात करें कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका कोई मैस है, ठीक, जैसे हम कहते हैं कि 1 किलो टमाटर। जब आप टमाटर लेने जाएंगे ना, तो 1 किलो टमाटर जो है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 kg है। लेकिन जब आप वो बाय कर लेंगे ना, वो आपको शॉपर में डाल के दे देगा ना, आप होल्ड कर लेंगे, देन इट बिकम अ वेट। क्योंकि जब आप उसे होल्ड कर लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको देखेंगे उसने वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ जाना है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन पुल है, लेकिन उसकी वजह से एक डायरेक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ हम डिस्कस करें, जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम इस अंदाज में लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से हम मूव करते हैं। ये आप ये कह लें कि आप अपने घर से चल रहे हैं और आपने जाना है स्कूल। क्या किया जी कि एकेडमी जाना है, तो यहाँ से आप निकले तो एक दोस्त की तरफ चले गए, ठीक है। और यहाँ पे इस दोस्त ने आपको आइडिया दिया कि फलां दोस्त भी तो है ना, उसकी तरफ क्यों ना जाएं, फिर आप उधर चले गए और वहाँ पे आपने सूप पिया, ठीक है। और सूप पी के ख्याल आया कि एकेडमी भी तो जाना है ना। आप ये देखें कि ये जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है ना, इस फाइनल डेस्टिनेशन में एरो के साथ ये तमाम सिचुएशन डिस्कस हम कर रहे हैं। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ए मूविंग टुवर्ड्स बी, और ये एरो से आ रहा है। अब एक एरो वाला जो भी वेक्टर हम शो करेंगे, उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, एक को एंडिंग पॉइंट कहेंगे। आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलें, आप इनिशियल पॉइंट बोलें, आप फाइनल पॉइंट बोलें, एंडिंग पॉइंट बोलें, फाइनल डेस्टिनेशन कहें, यानी आइडिया क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का आइडिया होना चाहिए। किसी भी वेक्टर में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेन मैटर करेगा। फिर आप वहां से जब बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बी पे स्टार्टिंग पॉइंट, बी सी वेक्टर में बी स्टार्टिंग पॉइंट है, सी एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ से आप आगे डी में। वेक्टर्स में जब हम ए से बी लिखते हैं ना, तो ए से बी हम ऊपर एरो डालते हैं, ताकि हम ये कहें कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर को शो कर रहा है। अगर विदाउट वेक्टर लिखा हो, यानी ऊपर एरो ना हो, सिर्फ ए बी लिखा हो, बेसिकली सिंपल विदाउट एरो, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसी तरीके से अब ए में हम या तो डायग्राम को देख के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगाएं, या फिर हम ये जो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन है ए बी की फॉर्म में, यहाँ से ए को देख के उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ए इसका आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और जो बी है वो इसका फाइनल पॉइंट आ जाएगा या एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है ए से बी आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मैं मिसाल के तौर पे ये कहता हूँ जी कि दिस इज अ वेक्टर, ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? माइनस तो मैंने बताया ही नहीं है। ये बन रहा है बी से ए। देखो स्टार्टिंग जो है ना बी से ए, और ये एरो ने हमेशा राइट पे शो होना है, यहीं से पता चलना चाहिए बी से ए। ऐसा ना हो कि आप इसको लिखें ए बी और एरो ऐसे डाल दें, ठीक है। ये नोटेशन नहीं है, ये गलत है, ये कोई नोटेशन नहीं है। नोटेशन हमेशा
लेफ्ट से राइट पे जाएगी। हम यहीं से अंदाजा लगाएंगे कि ये बी स्टार्टिंग है, फिगर में देखें बी स्टार्टिंग है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बी से सी पे हम गए तो बी और सी में इसका मतलब है बी स्टार्टिंग है, फिर इसी तरह सी से डी में सी स्टार्टिंग है, फाइनली आप पहुंच गए यहाँ पे डी। और हम ये कहते हैं ये आपकी एकेडमी आ गई। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जिस वेक्टर से ज्वाइन करते हैं, इस वेक्टर को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर ये बताता है कि आप इतने दोस्तों से मिलने के बजाय घर से डायरेक्ट एकेडमी आ सकते थे, तो डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं आए आप। जी हाँ। अच्छा, अब ये जो एरोज जो है ना, जब हम दो वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन करते हैं जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना बच्चों के खेलने के, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जोड़ते हैं। हेड एंड टेल को आप इस तरह समझें। इसका मतलब है ये बी पे एंड हो रहा है, दूसरा वेक्टर जब आप ज्वाइन कर रहे हैं वो इस तरह ज्वाइन होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये ज्वाइन नहीं हो सकता। ठीक हो गया। पहली बात तो ये थी कि हमें ये नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आगे चल के हम इसको भी देखेंगे कि सम टाइम वी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल लेटर। अब मैं वैसे लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि दिस इज अ वेक्टर ए। स्मॉल लेटर की रिप्रेजेंटेशन बुक के अंदर अगर ए लिखेगा ना, वो बोल्ड फॉर्म में लिखेगा। हम अब बोल्ड खुद तो नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं, ए इज अ सिंपल अल्फाबेट, इफ यू पुट एन एरो तो ये तब शो करेगा इट्स अ वेक्टर। अब जल्दी में एरो लिखने के लिए ना स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं ए के ऊपर एक लाइन डाल दी, इट्स अ वेक्टर। बाद का नीचे लाइन डाल दें, इट्स अ वेक्टर। ये वेक्टर की नोटेशन है। नीचे लाइन डाल के एरो डाल दें, वो भी चलता है। लेकिन हम जो पूरी क्लास में और पूरे ओ लेवल्स के अंदर और आपके पेपर के लिहाज से और आपके बुक के लिहाज से जो नोटेशन यूज़ करेंगे, जो कि एक्सेप्टेबल है, कॉमन है, वो ये है कि फॉर टू लेटर्स ए टू बी, और फॉर सिंगल लेटर वी पुट ए विद एन एरो। एरो डाल दें या डैश डाल दें, ये भी लिख सकते हैं, और ए के ऊपर ये तीन तरह की नोटेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट नोटेशन आती है कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी भी वेक्टर को कॉलम वेक्टर में शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर है, इसमें कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस नहीं है, हम बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड का मतलब है कहीं पे भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, और हम चाहते हैं कि ए बी को एज अ कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करें। तो देखें, इस जो डायरेक्ट पाथ है वो इंक्लाइंड है, और इनडायरेक्ट पाथ क्या है कि आप हॉरिजॉन्टली मूव करें और फिर यहाँ से आप वर्टिकली मूव करें। यानी आप हॉरिजॉन्टली जब भी मूव करेंगे वो एक्स को शो करेगा, वर्टिकली जो मूव करेंगे वो वाई को शो करेगा। इसमें हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूवमेंट के लिए अगर हम बेसिक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर दें, दिस इज पॉजिटिव एक्स वैल्यू, दिस इज नेगेटिव एक्स वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वाई वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव वाई वैल्यूज। इसका मतलब है कि मूविंग राइट हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग अप इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, मूविंग लेफ्ट हॉरिजॉन्टली ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यू नीड टू रीच एट बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरफ मूव कर लें, इधर मूव करेंगे आप बी तक नहीं पहुंचेंगे। आपको बी तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल मूव करना है, फिर वर्टिकल। एक ही तरीका ज़हन में रख लें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं डिफरेंट केसेस लूंगा ताकि पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए। 1 2 3 4 5, 5 unit along x, 1 2 3 3 unit along y। कॉलम वेक्टर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, और इसको जब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 and 3। अच्छा, ये जो x की वैल्यू है ना, देखें, जब हम एज अ पॉइंट लेते हैं x और y, हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, और ये जो वैल्यू है ये y कोऑर्डिनेट कहलाती है। लेकिन जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, जो कॉलम वेक्टर में है, इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट है, यानी इसका मतलब है कंपोनेंट होता है डायरेक्शन के लिए शो करते हैं, और इसी तरीके से ये वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ जाएगा। देखें, स्टार्टिंग पॉइंट सी, एंडिंग पॉइंट डी, कॉलम वेक्टर सी डी। देखें 1 2 3 4 5 6,
ये राइट की डायरेक्शन आ रही है, और देन वर्टिकली डाउन 1 2 3, तो इसका मतलब है 6 इज पॉजिटिव एंड 3 यूनिट इज डाउनवर्ड। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांसलेशन में सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी कॉलम वेक्टर है। हम यहाँ पे सिर्फ ये कर रहे हैं, वेक्टर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, ट्रांसलेट नहीं कर रहे, यहाँ से उधर शिफ्ट नहीं कर रहे, हम लिख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन उसमें ये जो वेक्टर की जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये बेसिकली कॉलम वेक्टर से है। इसका मतलब है हम उस वेक्टर को एक्स और वाई की डायरेक्शन में मूव करके वहां लेके जा रहे हैं। -3 वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि आपने डी पे पहुंचना है, ठीक है, सी से आप डी पे आना है, तो हॉरिजॉन्टल मूव किए, वर्टिकली डाउन आ गए, तो डाउन आएंगे तो नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये ले लेते हैं ई और एफ, तो ई एफ कॉलम वेक्टर बना लेते हैं। ई एफ कॉलम वेक्टर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं -5 एंड 6। ठीक हो गया, समझ आ गया? ओके। अब इसी तरीके से एक वेक्टर और ले लेते हैं और हम ये कहते हैं जी कि ये वो वेक्टर है। अब आप इस वेक्टर में ई एफ है, इसको जी कह लेते हैं और इसको एच कह लेते हैं। जी, जी एच वेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये डायरेक्शन आ रही है 1 2 3, और ये वर्टिकली डाउन, ये 3 आ गया, ये 12 आ गया। इसका मतलब है कि -12 एंड -3। तो ये 4 ऑप्शन थी, या वो राइट पे जाएगा, या लेफ्ट पे जाएगा, या अप जाएगा, या डाउन जाएगा। इंक्लाइंड फॉर्म में आप किसी भी वेक्टर को देख के उसका कॉलम वेक्टर लिख सकते हैं। अब इसी से नेक्स्ट स्टेप ये बनता है, देखें, अगर मैं ये जो ट्राइंगल आपके सामने ए बी वेक्टर है, ए बी में अगर हम इसमें लिख लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज 5 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वो क्या बनेगा, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज ए बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। ओके, 5 किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3, यानी इसमें हम 3 की जगह वाई स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जो एक्स कंपोनेंट है जो वाई कंपोनेंट है, उनका स्क्वायर लेके सम लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये ले जी, इस बात को मैं साथ ही यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी, ए बी वेक्टर क्या है, ये आ गया। अब देखिए जरा इसको, magnitude of AB, or we can write it AB with these two vertical lines. This would show we are finding the magnitude. This would show we are finding the distance और लेंथ, कुछ भी है, यानी लेंथ है तब भी मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कह दे तो इसका मतलब है हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, वट एवर द एक्स कंपोनेंट you have, you'll take the square, then y component square and square root, this would become a formula। अब हम इसको तमाम की जगह अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ए बी मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9 34, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर सी डी। जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो सी डी के ऊपर वेक्टर का निशान डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन शो होनी चाहिए। अगर आपने गलती से ये लाइन नहीं डालते, सिर्फ सी डी लिखते हैं और ऊपर एरो डालते हैं, मतलब आप ये लिख देते हैं और उसमें मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका नोटेशन वाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को शो करना है कि ये मैग्नीट्यूड है। अब देखो, एक्स कंपोनेंट ब्रैकेट में इसलिए डालता हूँ क्योंकि बाज़ वक़्त कोई कंपोनेंट नेगेटिव हो सकता है, आपने स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, आपने उसका स्क्वायर लेना है। ये आ जाएगा 36 प्लस 9, कितना आ गया, 45। ओके, ई एफ का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा,
-5 ब्रैकेट स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ये आ गया। आखिर में कैसे लिखेंगी, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये बन जाना है -12 स्क्वायर एंड +-3 स्क्वायर अंडर रूट। तो आज के काम में हमने ये देखा कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी है और मैग्नीट्यूड कैसे, दो चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पिक करते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि इसको किस अंदाज में हम ले सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जी। Express each of the vector in the diagram as a column vector and find its magnitude। चलें जी, बताएं जी, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या बनेंगे एज अ कॉलम वेक्टर। -4 एंड +3, ए बी का मैग्नीट्यूड -4, नेगेटिव की वजह से ब्रैकेट डाल दें, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, पर ब्रैकेट को याद रखना आपने, ये आ जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ को शो करता है, हमें तो नहीं पता है ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किस में है, तो हम यूनिट का वर्ड डाल देते हैं ताकि पता चले कि ये लेंथ है। ठीक है जी, इसके बाद आप बता दें जी सी डी, राइट साइड, ठीक है, ठीक है, +1 कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह करेंगे, पहले वर्टिकल आ रही हैं फिर हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो जो वेक्टर होता है ना उसमें एक्स ने ऊपर ही आना है, वाई ने नीचे ही आना है। ये सी डी है ना, आप ये कह रहे हैं ना यहाँ से ऐसे आए फिर ऐसे आए, ये क्या है, ये वर्टिकल है, कितने यूनिट नीचे आए हैं, 2 यूनिट, तो ये ले, ये वाई की जगह आएगा, कितने यूनिट राइट पे गए हैं, 1, तो ये इसकी जगह आएगा, एक्स की जगह एक्स ही आना है, वाई की जगह वाई। आप बेशक पहले हॉरिजॉन्टल मूव करके वर्टिकल करें या वर्टिकल मूव करके हॉरिजॉन्टल करें। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए जी स्मॉल लेटर पी एज अ वेक्टर। ये देखें, पी को उसे बोल्ड कर दिया, हम तो बोल्ड नहीं कर सकते, हम इसलिए एरो डालते हैं साथ। 1 2 3, 1 2 3, 3 एंड 3। अच्छा जी, आर एस वेक्टर बोलें जी, -2 एंड 0, क्योंकि आप लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, -2 वर्टिकल मूवमेंट है इसमें, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, ये बताएं टी यू बोल दें, एस से आर है ना, ये एस है, ये एरो शो कर रहा है लेफ्ट पे जा रही है, और हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल पे एक्स की वैल्यू आती है। हम्म, अब ये देखो, ये टी से यू है, टी स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 जो है दिस इज वर्टिकल वैल्यू, तो 4, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वर्टिकल का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। देन व्हाट अबाउट एक्स कंपोनेंट, अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहे यू विल मेक इट 0। इसी तरह जब आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, देयर इज नो इंक्लिनेशन, नो वर्टिकल मूवमेंट, वाई कंपोनेंट वुड बी 0। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आर एस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखो, नेगेटिव वैल्यू, 0 स्क्वायर मीन 0, -2 स्क्वायर इज 4, सिर्फ 4 ही बचेगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि जी ऊपर करूँ ये ले। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का फिजिकल मतलब ये है कि विल चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज अ वेक्टर ए बी, तो अब ए बी के कोई भी कंपोनेंट हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 6 एंड 3, अगर हम बी ए कर देंगे तो इसका मतलब है, जब हम इसी वेक्टर को ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी अब ये देखें, ये आ गया, ए अपनी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। जब डायरेक्शन चेंज होगी आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं 1 2 3, तो ये क्या बन गया, -6 -3। तो फिजिकली हम इसे चेक कर सकते हैं, फिजिकली हम इसे बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इन शॉर्ट अगर इसको अंडरस्टैंड करें, जब भी नेगेटिव ऑफ वेक्टर की बात आएगी, कॉलम वेक्टर दिया हो, आप साइन चेंज कर दें, यानी किसी भी वेक्टर को आप ले लें,
हम लेते हैं जी सी डी कोई वेक्टर है जिसके कंपोनेंट -2 एंड 4 आ जाए, तो इसका मतलब है जब आप डी सी बनाएंगे बेसिकली यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन। सो 2 एंड -4 साइन चेंज हो रही है, इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये कौन से वाला ए बी और बी है? मैंने यहाँ से लिया है ना ये वाला। हॉरिजॉन्टल 6 यूनिट, वर्टिकली 3 यूनिट अपवर्ड आ गया, 6 एंड 3 आ गया इस वेक्टर में। वो खैर है उसमें कोई मसला नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही बन रहे हैं। फिर 1 2 3 3 ऊपर जा रहा है, 6 एंड 3 को ब्लॉक तो नहीं छोड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे ग्रिड में, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हमने शो कर देना। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि इक्वल वेक्टर्स। देखें, अगर एक वेक्टर ए बी है, ए इज अ वेक्टर विद कंपोनेंट 2 एंड 3 and B is another vector with component 2 and 3, then we'll say that vector A is equal to vector B। A और B इक्वल हो जाएंगे, यानी इसका मतलब है दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं अगर उसके कंपोनेंट सेम हो, यानी कॉलम वेक्टर सेम हो जाए तब इक्वल होते हैं। ये तो आ गया कि हमें सामने एग्जांपल दी है, हम वहां से देख के सेम वेक्टर इक्वल वेक्टर बना सकते हैं। अब अगर आप इसको ये देखें कि अगर इक्वल वेक्टर है तो इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लेते हैं। तो कोई भी वेक्टर मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि ये वेक्टर है, और इसको मैं ये कहता हूँ जी कि ये देखें, अब ये एक और पोजीशन पे एक और वेक्टर ले लिया है। बज़ाहिर नजर आ रहा है दोनों की लेंथ सेम है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं कि जब फिजिकली, अगर यहाँ से हम फिगर को देख के बताएं, इसका मतलब ये है कि जितनी ए बी की लेंथ है उतनी दूसरे वेक्टर की भी लेंथ हो, तब वो वेक्टर इक्वल होते हैं। डायरेक्शन का सेम होना लाजमी है। ये देखो, ये ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, ये ए बी है, ये बी ए है, ये सेम नहीं है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि एक की डायरेक्शन चेंज है। यानी इक्वल वेक्टर के लिए लाजमी है कि सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स आर इक्वल। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो वो वेक्टर इक्वल नहीं है। ठीक है? नहीं, जब आपने कहा ना कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर वो सेम ही होने हैं। हाँ, ये है कि आप उनकी, वो फिर सेम नजर ही आ जाएंगे, वो उससे नहीं बनेगा। देखो ना, एक चीज को और ऐड करता हूँ आपके इस क्वेश्चन, एक चीज और पैरेलल भी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वल वेक्टर के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा, देखो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये पैरेलल है, यानी इसकी रीजन ये बनी कि 1 2 3 4, 1 2 3, लेट्स सपोज कि ये एक वेक्टर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम ये करते हैं कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप अगर इस फिगर को सिर्फ अंदाजा लगाएं ना, तो हम इनको देख के क्या कमेंट दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ए इज, ये पैरेलल का साइन होता है, ए इज पैरेलल टू बी। और कोई बंदा ये भी तो कह सकता है कि बी इज पैरेलल टू ए। एक ही बात है, ए इज पैरेलल टू बी या बी इज पैरेलल टू ए। अच्छा, दूसरी बात हम इसमें देख के, एरो को देख के कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन आ गया। तीसरी चीज इसमें हम, अब तीसरी चीज है इसका मैग्नीट्यूड। हम इसमें ये देखते हैं कि जो वेक्टर बी है ये लेंथ में बड़ा लग रहा है, और हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं, ये देखें, इसको अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो अब आप ये देखें, मैं इसको एक रफली एस्टीमेट देना चाह रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ जी कि ये इसका रफ एस्टीमेट है। अब आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बी 2 टाइम आ रहा है लेंथ पे।
एग्जाम्पल 3 टाइम की हो सकती है, 4 टाइम की हो सकती है, 5 टाइम की हो सकती है। तो हम यहाँ से इसको कह सकते हैं, मैं अगर इस इंफॉर्मेशन को ये कहूँ कि b is 2 times of a, ये जब तीन इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती हैं तो उसके बाद हम एक स्टेप लिखते हैं, b इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a। ठीक हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर b a के डबल करने से आ रहा है तो अगर आप b का हाफ कर दें तो वो a बन जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को 3 टाइम कर देते हैं, यानी हम क्योंकि रफली एस्टिमेट कर रहे हैं, चले मैं फिलहाल ये कहता हूँ कि लेट सपोज इसको मैं 3 टाइम करता हूँ कि अगर ये वाला वेक्टर 3 टाइम है तो हम ये कहेंगे, इसे c कह लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। अगर हम कोई भी वेक्टर्स लें, हम कहें कि a इज 2 टाइम ऑफ b और c, या फिर हम कहें a इज 3 टाइम ऑफ b, या कहें a इज 4 टाइम ऑफ b, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं ये 2, 3 और 4 के बजाय एक जर्नल लेटर यूज कर दूं पैरेलल के लिए जो नंबर ऑफ टाइम्स को शो करे, तो हम ये कहते हैं इन जर्नल a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b। ठीक है, ये पैरेलल को शो करेगा। अब बात आ गई k की, तो k कुछ भी हो सकता है। अगर k 1 कर दूं, अब जरा k को यहाँ पे पुट करें तो क्या बनेगा, इसका मतलब है दो वेक्टर पैरेलल हैं, सेम लेंथ है, सेम डायरेक्शन है, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ये वाले बन जाएंगे इक्वल वेक्टर। अगर हम k की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ b। तो a 2 टाइम आ गया, यानी b को 2 टाइम करेंगे तो a बनेगा इस एग्जांपल के मुताबिक। अच्छा, अगर k की वैल्यू ले ली जाए -1, तब क्या बनेगा जी, a इज इक्वल टू -b हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वेक्टर a है, अब ये देखें कि अगर हम इसको लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि इफ दिस इज अ वेक्टर a, दिस इज अ वेक्टर b, इफ बोथ वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन वुड बी शोन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन जो आएगी, अगर माइनस आ जाए तो आप उसके बारे में ये कमेंट कह सकते हैं कि a इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, एक बात कह सकते हैं। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव साइन को आपने देख के ये कहना है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन ने सिर्फ डायरेक्शन को ऑपोजिट करना है और कुछ चेंज नहीं आनी। अब इसी तरीके से अगर k की वैल्यू -2 ले लें तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ b, यानी अगर ये वेक्टर a है तो -2 टाइम का मतलब है ये आ जाएगा 2b हो रहा है, 2a कर लें या इसे b कह लेते हैं ना। फिर ये बन जाएगा a, इसको b करें, इसको a करें, तो a इज 2 टाइम ऑफ b, ऑपोजिट डायरेक्शन वुड बी शोन विद माइनस साइन, तो इससे ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बेसिक है। अब पेपर में जब हम पास पेपर के भी क्वेश्चन करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो अक्सर पूछता है। ठीक है, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह पैरेलल वेक्टर से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।